सब सेक्शन 17 ऑफ CGST एक्ट में हमने बिजनेस की डेफिनेशन के बारे में बात की थी और इस बिजनेस की डेफिनेशन में हमने एक चीज को कल समझा था कि हमने A to D को हमने नॉर्मल एक्टिविटी में लिया और बाकी E ऑनवर्ड्स हमने बोला दिस इज अ स्पेशल एक्टिविटी। नॉर्मल एक्टिविटी आपका जो नॉर्मल बिजनेस आप कर रहे हैं उससे जुड़ी कोई भी एक्टिविटी आप करेंगे तो वो बिजनेस माना जाएगा। ठीक, स्पेशल एक्टिविटी में हमने कल दो बातें पढ़ी थी और आज हम तीसरा कंसेप्ट उसमें हम बात करेंगे। स्पेशल एक्टिविटी में कल हमने बोला कि कोई भी क्लब, कोई भी एसोसिएशन, कोई भी बॉडी जो कि अपने मेंबर्स को सब्सक्रिप्शन के बदले में या मेंबरशिप फी के बदले में कोई फैसिलिटी देगी या कोई काम करेगी, क्लब ने, वो एसोसिएशन ने बिजनेस किया। कल मैंने आपको एक लायंस क्लब का एग्जांपल दिया था। इसी तरीके से कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी भी अगर अपने मेंबर्स के लिए कोई काम करती है, भले ही कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम कर रही है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बोलेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी ने भी बिजनेस किया। उसके बाद कल मैंने आपको एक सर्कस का एग्जांपल देके बोला कि आप किसी को कंसीडरेशन के बदले में केवल एंट्री फी या एडमिशन की सर्विस देते हैं तो भी हम बोलेंगे बिजनेस किया। सर्कस का एग्जांपल दिया था। इसी तरीके से जब आप आइनॉक्स में जाते हैं या पीवीआर में जाते हैं तो टिकट के बदले में आपको क्या मिलता है? पीवीआर क्या देता है? एंट्री, एडमिशन देता है। तो दैट इज डूइंग बिजनेस। ओके, आज हम अगली एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, सर्विसेज। जी देखिए, जी पे क्या लिखा है? सर्विस सप्लाइड बाय अ पर्सन holder of an office which has been accepted by him in course or furtherance of his trade, profession or vocation। ठीक है, हाँ बोलिए, कोई डाउट? कल आपने बेसिक क्लास भेजा था ग्रुप में, उसके बाद में जो क्लास लेनी है वो यहीं से लेनी है फिर नहीं, और कुछ? उसके बाद आज एक क्लास और आएगी आपके पास। अच्छा, तो ये क्लास लीव कर? ये क्लास कल लीव कर दी थी क्या आपने? यस मैम। ठीक है, तो फिर बैठे रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कोई नुकसान नहीं होगा सुनने में, क्योंकि कल बहुत बेसिक वाली बात सुन ली थी ना, तो कोई नुकसान नहीं है। हाँ, नहीं तो क्या करोगे, खाली बैठ के व्हाट्सएप फेसबुक चलाओगे? सुन लो, लोड नहीं लेना, बस सुन लो, ठीक है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। और ये जी पॉइंट में ना ऐसे भारी भरकम इंग्लिश लिखी हुई है, सिंपल शब्दों में इसको समझते हैं। ये मान लेते हैं, ये मिस्टर पल्लव, स्पेलिंग सही है ना? LL, मिस्टर पल्लव, ही इज अ CEO ऑफ ABC लिमिटेड। ये ABC लिमिटेड के CEO हैं। ठीक है, छोटी मोटी बात नहीं करनी है, हमेशा बड़ी बात करनी है, क्योंकि दिन में बोली हुई एक बात सच होती है। तो हमेशा अपने लिए भी अच्छा बोलना है और दूसरों के लिए भी अच्छा बोलना है। तो मिस्टर पल्लव को हम बना देते हैं CEO ऑफ ABC लिमिटेड। अब ये मिस्टर पल्लव का मेन काम क्या है? ये ABC लिमिटेड के CEO हैं और इन्हें 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्रीज को मैनेज करने का, कंपनी को मैनेज करने का। ठीक है, बड़ा नाम है, इन्होंने बड़े बड़े मर्जर्स किए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने साथ मिलाया, ऐसे बहुत बड़े बड़े काम इन्होंने किए हैं। इसी तरीके से एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, जो कि क्या करना चाहती है? TCS को मर्ज करना चाहती है। TCS भी बड़ा नाम, XYZ लिमिटेड भी बड़ा नाम। XYZ लिमिटेड TCS को मर्ज करना चाहती है और उन्होंने नाम सुन रखा है कि ABC लिमिटेड के एक CEO हैं मिस्टर पल्लव, जो इस काम में एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो XYZ लिमिटेड ने किसको अप्रोच किया? पल्लव को अप्रोच किया। ठीक है, हाल फिलहाल मिस्टर पल्लव किस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं? ABC लिमिटेड के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इनको ये काम करते करते 25 साल हो चुके हैं और इन्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इसी के लिए XYZ लिमिटेड ने मिस्टर पल्लव को अप्रोच किया, बोला कि हम ये TCS को अपने में साथ मर्ज करना चाहते हैं, आप हमें एडवाइस दो कि बेस्ट मर्जर किस तरीके से हो सकता है। तो मिस्टर पल्लव ने अपनी पोस्ट पे रहते हुए XYZ लिमिटेड को क्या दिया?
कंसल्टेंसी दी कि कैसे मर्ज कर सकते हैं। बेसिक काम इनका नौकरी करना है, लेकिन बिल्कुल 6 बजे है ना वर्क लाइफ बैलेंस करते हुए घर चले जाते हैं, फिर खाली बैठे रहते हैं। एक कंपनी का ऑफर आया और इन्होंने फ्रीलांसर की तरह कंसल्टेंसी देना स्टार्ट कर दिया। XYZ लिमिटेड पलव को इसके लिए कंसीडरेशन देंगे या नहीं देंगे? देंगे, कंसीडरेशन देंगे। पलव को कंसल्टेंसी देने के लिए क्यों अपॉइंट किया? एक्सपीरियंस के बेसिस पे, यानी क्योंकि ये किसी मेन काम में इन्वॉल्व हैं और उस काम के करते रहने के दौरान इन्होंने कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर दी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, मिस्टर पलव का ये नौकरी करना भी इनका मेन काम है और कंसल्टेंसी देना भी इनका बिजनेस माना जाएगा। यानी इस कंसल्टेंसी देने के बदले में जो ये कंसीडरेशन ले रहे हैं उसके ऊपर पलव को क्या पे करना पड़ेगा? जीएसटी, क्योंकि ये कंसल्टेंसी पलव के लिए क्या मानी जाएगी? इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अपने मेन काम से जुड़ा हुआ ही काम माना जाएगा। मतलब क्या, आप एक टाइम कोई एक्टिविटी करें, आप कंटिन्यूटी में एक्टिविटी करें, आप रेगुलर करें, ओकेजनल करें, व्हाटएवर इट इज, अगर आप कोई काम करके पैसा लेते हो तो हम मानेंगे कि ये आपका बिजनेस है, सब्जेक्ट टू कंडीशन बाकी सारे पैरामीटर पूरे होते हो। मतलब आप गुड्स बेचो या सर्विस दो, या से फॉर एग्जांपल आप उससे बदले में कंसीडरेशन ले रहे हो, आप बिजनेस करते हो, आप टैक्सेबल पर्सन हो और टैक्सेबल सप्लाई भी होनी चाहिए। इसी तरीके से मान लीजिए ये पलव जो है ये सीईओ है, इनका मेन काम है नौकरी करना, शौकिया फार्मिंग करते हैं। ठीक है, इनके बड़े बड़े बागान हैं और बागान में आम उगते हैं, ये आम बेचें तो भी वो क्या है, इनका बिजनेस। ये मर्जर के लिए कंसल्टेंसी दें तो भी क्या है, इनका बिजनेस। ठीक है, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो एक्टिविटी आप कर रहे हो वो आपकी मेन या नॉर्मल एक्टिविटी से मिलती जुलती होनी चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कुछ अलग काम करते हो तो भी बिजनेस है, सेम काम करते हो तो भी बिजनेस है। तो यहां पे जो शब्द लिखे हुए वो क्या है, सर्विस सप्लाइड बाय पर्सन एज द होल्डर ऑफ एन ऑफिस विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज ट्रेड, प्रोफेशन और वोकेशन। ठीक है, मतलब सीईओ रहते हुए आपने एक और काम एक्सेप्ट कर लिया, आपने एक और काम अपने हाथ में ले लिया, वो भी क्या है, बिजनेस है आपका। ठीक है, पढ़ लीजिए जी पॉइंट को, और कोई डाउट है तो फरीन माइक ऑफ कीजिए अपना, टिंकू पिंकू की आवाजें आ रही है। फरीन, होता है ऐसा, घर में होते हैं तो आवाजें आती, वो कहाँ जाएंगे बेचारे बच्चे। ठीक है, चलिए तो जी पॉइंट पढ़िए और कोई डाउट है तो पूछिए। मैम बट आपने बोला था ना कि मैम एग्रीकल्चर के केस में जीएसटी नहीं लगता। मैंने ये कहाँ कहा कि जीएसटी लगता है क्या, मैंने ये शब्द ही यूज नहीं किया, मैंने कहा ये उसका बिजनेस है, दैट्स इट। जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि वो टैक्सेबल सप्लाई है या एग्जम्प्टेड सप्लाई है ना दिव्यांशु। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, बिजनेस मानेंगे, बिजनेस मानेंगे, बिजनेस मानेंगे, दैट्स इट। मैम बट आपने ये भी तो बोला था मैम कि जीएसटी के केस में हम इसको बिजनेस, एग्रीकल्चर को बिजनेस मानते भी नहीं। मतलब देखिए एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर का बेसिक मतलब होता है कि आप से फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो कल्टीवेशन से निकलते ही आप बेचें। मान लीजिए कि आम के ऊपर आप कुछ प्रोसेसिंग कर देते हैं, ठीक है, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक बदल देते हैं, तो वो बिजनेस की डेफिनेशन में आ जाता है। ओके मैम अगर आम को बॉक्स के अंदर पैक करके बेच दे तो मैम वो बिजनेस हो गया मैम फिर फार्मर के लिए। कैसे करके बेच दे मैम, जैसे आम है मैम, उसने तोड़े मैम, अब उसको मैम स्टिकर लगा दिया उस पे और मैम उसको पैकिंग करके मैम बेच रहे हैं मार्केट में। तो मैम फार्मर के लिए मैम वो बिजनेस हो गया फार्मर का फिर। बिजनेस तो है लेकिन उसको एग्जम्प्टेड मान लिया गया है, बाद में हम पढ़ेंगे। जैसे एक दिन मैंने आपको बताया था ना, डॉक्टर की सर्विसेज को एग्जम्प्टेड माना जाता है, ऐसे ही उस एक्टिविटी को छूट दे दी गई है जीएसटी से। तो मैम बिजनेस माना गया या नहीं माना गया मैम इस चीज को? बिजनेस माना गया है लेकिन एग्जम्प्टेड एक्टिविटी है। ओके मैम। मैम जैसे कि पैक्ड आइटम मिलते हैं, बहुत सी चीजें हैं, जैसे दाल है
पैकेट में मिल रही है तो जीएसटी लगेगी और बिना पैकेट के मिल रही है तो जीएसटी नहीं लगेगी। नहीं, ऐसा मैंने कब कहा पैकिंग के मिल रहे हैं तो जीएसटी लगेगी? देखिए, है ना, आप एक बात, अब एक सेकेंड रुकिए। देखिए, आप ना एक चीज मैं आपको बताती हूं, हमने ना बात क्या की थी कि जीएसटी लेवी, लेवी का मतलब क्या होता है? सिंपल, लेवी का मतलब होता है इम्पोज होना, है ना, इम्पोज होना, यानी जीएसटी लेवेबिलिटी। लेवेबिलिटी मतलब लॉ ये कहता है कि इस एक्टिविटी पे जीएसटी लगेगा, पे वैसे होगा जैसे कि गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। आपको याद है हमने चार्जिंग सेक्शन, आप अगर चार्जिंग सेक्शन खोल के पढ़ेंगे तो चार्जिंग सेक्शन में एक बात लिखी है, एक सेकेंड रुकिए, ये बात मैं आपको दोबारा से बताती हूं, अदरवाइज ये कंफ्यूजन आप हमेशा कैरी करेंगे। दिव्यांशु आप भी देखें, शिवानी आप भी देखें और बाकी सब लोग भी देखें। देखिए, ये चार्जिंग सेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, ये एक शब्द लिखा है ना लेविड, पहली लाइन में लिखा है ना, पहली लाइन में लेविड का मतलब क्या है? लेविड का मतलब यहां पर है कि जीएसटी इम्पोज होगा, है ना, इम्पोज होगा। अगर ये सारी कंडीशंस पूरी होती है तो, एंड एक लाइन क्या लिखी है लास्ट में, कलेक्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जीएसटी उस मैनर में कलेक्ट किया जाएगा जो मैनर प्रिस्क्राइब किया जाए। इन दोनों में क्या फर्क है? लेवी एंड पेमेंट। लेवी का मतलब, ओके ओके, एक सेकेंड, अभी ठीक है? है ना सब? एक ये छोटी सी बात है, ध्यान से सुनिए। जीएसटी लेवी एंड जीएसटी कलेक्शन, ये दो शब्द हैं। जीएसटी लेवी होने का मतलब क्या है? जीएसटी की लायबिलिटी क्रिएट होना। जीएसटी कब लेवी होगा? जब सप्लाई के साथ क्या होंगे? 5 पैरामीटर पूरे होंगे, ठीक है, ये बात। जीएसटी के साथ, अगर सप्लाई के साथ ये 5 कंडीशंस पूरी हो गई तो जीएसटी लेवी होगा। लेकिन लेवी होने के बाद गवर्नमेंट आपसे जीएसटी कलेक्ट करेगी या नहीं करेगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ने जीएसटी कलेक्शन के लिए क्या मैनर प्रिस्क्राइब किया है। अगेन मैं आपको वही डॉक्टर वाला छोटा सा एग्जांपल दोबारा रिपीट कर रही हूं ताकि दिमाग में इस बात में क्लैरिटी आ जाए कि जीएसटी का पेमेंट हमेशा होता है या नहीं होता। मैंने आपको बोला एक डॉक्टर है, ठीक है, वो डॉक्टर आपको सर्विस देता है। उस डॉक्टर, जो डॉक्टर है वो आपसे सर्विस के बदले में क्या लेता है? कंसीडरेशन लेता है। ये डॉक्टर का बिजनेस है या नहीं है? है या नहीं है डॉक्टर का बिजनेस? डॉक्टर का बिजनेस, ठीक है। मान लीजिए कि बाकी सारी कंडीशंस पूरी हो गई, डॉक्टर ने सर्विस दी, डॉक्टर ने कंसीडरेशन लिया, ये डॉक्टर का बिजनेस है। इस हिसाब से जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए ना? फिर भी जब हम डॉक्टर के दिखाने जाते हैं तो हम 500 रुपए की फीस पे जीएसटी नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है डॉक्टर्स हम आपसे जीएसटी कलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टर की सर्विसेज को क्या बोल दिया गया? एग्जम्प्ट बोल दिया गया, छूट दे दी गई। स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपसे डॉक्टर्स जीएसटी नहीं लेंगे। गवर्नमेंट डॉक्टर से जीएसटी नहीं लेगी, इंटर्न बर्डन किस पे फ्री हुआ? हम पे फ्री हुआ। यानी डॉक्टर हमसे जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा। हम सारी बातों में ना, देखिए अभी ये जो हम बार बार मैं आपसे
5 पैरामीटर्स हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। इन 5 पैरामीटर्स में हम केवल ये बात कर रहे हैं कि जीएसटी की लेवेबिलिटी क्रिएट होती है या नहीं होती है, जीएसटी का पेमेंट होगा या नहीं होगा, इसके साथ और भी बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है। सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने जीएसटी की रेट 0% डिसाइड कर दी तो क्या करोगे? सब है, गुड्स है, सर्विस है, कंसिडरेशन है, बिजनेस है, टैक्सेबल सप्लाई भी है, सब कुछ है, लेकिन जीएसटी की रेट क्या है? 0%। तो जीएसटी लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो यहां पर हम केवल बिजनेस को डिसाइड कर रहे हैं, बिजनेस को डिफाइन कर रहे हैं कि कौन सी एक्टिविटी जब आप करोगे तो हम कहेंगे ये आपने बिजनेस के लिए की या इट इज योर बिजनेस, दैट्स इट। जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, इसके लिए बहुत सारी और भी बातें हैं और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। ठीक है शिवानी? यस मैम, पर एक चीज पूछनी थी। हाँ, जब उस पर टैक्स चार्ज देना ही नहीं था तो ये 0% की रेट बनाने का क्या सेंस निकलता है? मतलब क्यों ऐसा किया? क्योंकि गवर्नमेंट अपने हाथ में पावर रखना चाहती है कि आपको झटका न लगे, 0 से 5 कर दे। वही अगेन हमारे जीएसटी के फूफा जी, जीएसटी काउंसिल, वो रिकमेंड कर सकते हैं ना कि नहीं नहीं अब इस प्रोडक्ट पे 0% नहीं होना चाहिए, इस पे कर दो 5% रेट। वो तो हम ऐसे भी कह सकते थे कि एग्जेम्प्टेड गुड पे है, अब हमने अभी एग्जाम कर रखा है तो अब आगे जाके हम टैक्स लगा देंगे, मतलब आगे जाके उन्होंने बोल दिया कि हम 5% लगाएंगे। देने के कई सारे तरीके होते हैं, कभी नील रेट करते हैं, कभी स्पेसिफिक कंडीशंस पे एग्जम्पशन लेके आते हैं, ऐसे बहुत सारी तरीके होते हैं, हम आएंगे, वो सब भी है, पर थोड़ा समय रुकना पड़ेगा। ओके मैम, इसके मैम स्पेसिफिक रीजन होते होंगे ना? हाँ, स्पेसिफिक रीजन होते हैं, बिल्कुल। जब काउंसिल रिकमेंडेशन देता है तो उसके पीछे डेफिनेटली बेस होता है। ओके मैम, ठीक है। दिव्यांशु, कोई और डाउट है? नो मैम, क्लियर है। ओके, ठीक है, चलिए। एच, रेस क्लब के नाम, रेस क्लब का नाम सुना है? रेस क्लब? नो मैम। नहीं सुना? अरे क्या सुना, ये नहीं सुना तो ऐसा सुना है घोड़े रईसों का शौक होते हैं, ऐसा सुना है? यस मैम। यस मैम। तो हॉर्स रेस क्लब, अगर हम मूवीज देखें तो पुरानी मूवीज में बस वो हॉर्स रेस 2 नहीं देखी आपने? रेस 1 देखी है, हॉर्स। हाँ, तो ये जो हॉर्स रेस क्लब्स होते हैं ये इंडिया में लीगल गैम्बलिंग है ना? लीगल गैम्बलिंग है ना, यानी गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप हॉर्स रेस क्लब रन कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो। इसी तरीके से कसिनोज आपने देखे, आपने मूवीज में देखा, वो एक ऐसा राउंड सा टेबल पे लगा होता है, उसमें एक एरो लगा होता है और वो बेट लगाते हैं और घुमाते हैं, और जिस नंबर पे आपने बेट लगाई है अगर उस नंबर पे जाके वो सुई अगर अटक गई तो इसका मतलब आप जीत गए, है ना, जैकपॉट हो गया। तो यहां पर ये जो एच एक्टिविटी है ये यहां पे कहती है, आप सिंपल शब्दों में एक बात लिखिए, फिर इस लैंग्वेज को पढ़ेंगे। लिखिए, लीगल गैम्बलिंग और betting is also treated as business. लीगल गैम्बलिंग और बेटिंग वो भी क्या है? बिजनेस है ना? इंडिया में जीएसटी लॉ ये कहता है कि लीगल गैम्बलिंग और बेटिंग जो आप कर रहे हैं वो भी बिजनेस है। यानी services provided by a race club, services provided by way of race club by way of totalizator। ये totalizator एक शब्द है, इंग्लिश का मतलब वही है, वो घूमता हुआ पहिया जिसके ऊपर बहुत सारे नंबर लगे होते हैं और एक सुई लगी होती है, वही क्या है? टोटलाइजेटर। तो कोई भी रेस क्लब अगर ये टोटलाइजेटर की सर्विस प्रोवाइड कराता है, यानी इस तरीके की गैम्बलिंग अगर आपको वहां पे अरेंज करवाता है और उसके बदले में कोई पैसा लेता है तो ये भी बिजनेस माना जाएगा। या फिर लाइसेंस टू अ बुक मेकर इन सच क्लब और एक्टिविटीज ऑफ अ लाइसेंस्ड बुक और एक्टिविटीज ऑफ अ लाइसेंस्ड बुक मेकर इन सच क्लब। बुक मेकर का क्या मतलब होता है? ये बुक ही शब्द सुना है आपने?
है ना, जो बेट लगवाते हैं, जो बेट लगवाते हैं। तो ठीक है, अगर रेस क्लब किसी बुक मेकर को इस तरीके का लाइसेंस दे कि तुम बेट लगवा लो यहाँ पे और उसके बदले में कंसीडरेशन ले, तो ये भी क्या है, बिजनेस है। एक बार एच एक्टिविटी पढ़िए। मैं यहाँ पे केवल लीगल गैम्बलिंग और बेटिंग की बात कर रही हूं, जिसको गवर्नमेंट ने बोला है कि ये लीगल गैम्बलिंग है या लीगल बेटिंग है, उसको हम बिजनेस मानते हैं। मैम एक डाउट है। पूछो केशव। मैम जैसे कोई कसिनो है, हाँ मैम अगर वो लीगल है तो मैम वो क्या बोलते हैं, वो जीएसटी देगा गवर्नमेंट को? हाँ बिल्कुल। तो मैम वो कलेक्ट तो जो वहां पे आएगा उससे ही करेगा ना? हाँ बिल्कुल करेगा। मैम किस वे में करेगा? वहां पे तो कोई एंट्री फी भी नहीं होती। हाँ बिल्कुल। क्या होता है ना कि जो कंसिडरेशन वो ले रहा है ना केशव, गवर्नमेंट मानेगी उसमें जीएसटी शामिल है। तो जितनी जीएसटी की लायबिलिटी हम कसिनो पे डाल रहे हैं, वो उसको गवर्नमेंट को जीएसटी लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। देखिए हमने क्या बोला, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में इंसिडेंस ऑफ बर्डन ऑन 1%, सॉरी इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन 1% एंड बर्डन कैन बी शिफ्टेड। बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। अगर कसिनो ने बर्डन शिफ्ट नहीं किया है सेपरेट जीएसटी चार्ज करके, तो उसको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। तो मैम कसिनो जीएसटी चार्ज कैसे करेगा तो उस लोगों पे? वो हम ये मानते हैं कसिनो की पॉकेट में जो कुछ आ रहा है दैट इज इंक्लूडिंग जीएसटी, उसको अपने उसमें से देना पड़ेगा, पॉकेट में से देना पड़ेगा उसको। तो एक तरीके से क्या बोलते हैं, कसिनो के लिए लॉस हो गया मतलब? नहीं लॉस नहीं हुआ ना, इनकम कम हो गई, ऐसा बोलो, लॉस नहीं हुआ। मैं बोलती हूँ आपसे, मैंने आपसे 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज किया है ना, 100 रुपए और 18 रुपए जीएसटी चार्ज किया। 100 रुपए मेरी पॉकेट में जाएंगे और 18 रुपए मैं गवर्नमेंट को दे दूंगी, ठीक है। लेकिन मेरे पड़ोस के दुकान वाला वही व्यक्ति चीज 100 रुपए में बेच रहा है, तो मैं भी आपसे 100 रुपए ही चार्ज करूंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे जीएसटी नहीं देना। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि ये जो 100 है वो 118 रुपए की वैल्यू है और मुझे इसी पैसे में से जीएसटी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगर आप जीएसटी अलग से चार्ज नहीं करते हो तो हम ये मानेंगे कि आपकी कमाई जो है वो क्या है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। उसी में से पे करो, उसी में से निकाल के पे करो। एक बात बताइए, जब आप डीमार्ट पे शॉपिंग करने जाते हैं या आप नेशनल हैंडलूम या बिग बाजार में शॉपिंग करने जाते हैं, आपसे कभी भी जीएसटी का पैसा एक्स्ट्रा नहीं लिया जाता। शेल्फ पे जो प्राइस लिखी होती है, मतलब जो भी आपने कोई 100 रुपए की चीज उठाई या 140 रुपए की चीज उठाई, ये 140 रुपए क्या होते हैं, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होते हैं। आप देखिए बिल में नीचे वो क्या करते हैं, हाँ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स लिखा होता है और आपको बताने के लिए क्लियर कट नीचे सीजीएसटी एसजीएसटी भी दिखाते हैं कि भाई आपने जो 140 रुपए हमें दिए हैं ना, इसमें इतना पैसा जीएसटी का है। तो अगर जीएसटी एक्स्ट्रा नहीं चार्ज किया जा रहा है तो मानेंगे केशव वो शामिल है उस वैल्यू में। मैम एक और चीज। हाँ पूछिए। मैम जो वहां पे गया मतलब कसिनो में, उस पे भी जीएसटी लगेगा क्या अगर वहां पे जीता तो वो अमाउंट? बिल्कुल लगेगा। हम ये कहते कि जीएसटी लॉ ये कहता है कि आप एक बार कोई काम करो, बार बार कोई काम करो, आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ करो, बिजनेस से अलग हटके करो। अगर आप कुछ काम करके पैसा कमा रहे हो तो आप जीएसटी के दायरे में कवर हो जाते हो, सब्जेक्ट टू कंडीशन आप गुड्स दो या सर्विस दो। दूसरी बात, आप कंसीडरेशन लो। तीसरी बात, हम आपको हम उस चीज को आपका बिजनेस मानते हैं। चौथी बात, आप टैक्सेबल पर्सन हो। पांचवी बात, वो टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। ये पांचों बातें अगर उस व्यक्ति पे पूरी होती है ना केशव, तो ही इज लायबल फॉर जीएसटी। देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। मैम वो पैसे तो कैश में देगा ना, तो कैश तो गवर्नमेंट को शो ही नहीं हो पाएगा। नहीं तो कैश और चेक, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, पैसा पैसा होता है। क्या फर्क पड़ता है कैश और चेक, उससे जीएसटी लॉ कोई डिफरेंशिएट नहीं करता है ना। आप कैश में फीस दोगे तो भी हमें जीएसटी देना पड़ेगा और चेक लाके दोगे तो भी हमें जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको सर्विस दे रहे हैं, आपसे पैसा ले रहे हैं और ये हमारा बिजनेस है। मैम कसिनो रिसिप्ट तोड़ना शुरू करता है तो कोई वहां पे अगर जीत के गया तो? देखिए ये वहां पर उनका सिस्टम रहता है कि वो, आप गए हो कसिनो कभी? नो मैम।
नहीं, मैं गई हूँ, ये कभी खेला ही नहीं, आता ही नहीं है, समझ में ही नहीं आया। हाँ गए, मैम हम भी दर्शन जाएंगे करके कभी। आए, ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ इंडिया में नहीं गए थे, मतलब इंडिया में नहीं गए थे। इंडिया में तो मुझे, यहाँ पे तो मुझे कुछ, हाँ, तो मैं आई वॉज देयर इन स्विट्जरलैंड, तो वहां पे वो कसिनो का बहुत रेगुलर सिस्टम होता है, आउटिंग के लिए लोग चले जाते हैं। नहीं पता था, कभी एक्सपीरियंस ही नहीं था ना, उस मामले में जीरो है। गए, घूम के आए, पैसे वेस्ट किए और वापस आ गए। तो वहां पे जो रिसिप्ट होती है ना, उसकी अकाउंटिंग होती है बाकायदा। ऐसे थोड़ी कि कोई वो गल्ला लेके बैठे कि लाओ तुम 50 दो, तुम 100 दो, तुम 10 दो और उसमें डब्बे में डाल लिया, ऐसा नहीं होता है ना केशव। वहां भी उनके रिसिप्ट की अकाउंटिंग होती है। तो मैम वो कस्टमर को थोड़ा देता होगा कि तुमने इतने लगाए, लेके गए थे तुम चिप्स और उसको वापस तुमने इतने दी चिप्स। टोटलाइजेटर एक तरीके की मशीन होती है, उस मशीन पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, किस बेट लगाने वाले ने कितना पैसा लगाया। और बाकी तो YouTube पे आप देख सकते हो, हाउ टू प्ले इन कैसीनो, है ना। टोटलाइजेटर एक मशीन होती है केशव, वहां पे कितनी बेट लगी वो सब पता होता है, उस मशीन में रिकॉर्ड होता है। क्योंकि वो कोई ऐसे किसी गली के कोने में बैठ के 3 पत्ती खेलना नहीं है, वो कसिनो एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है जो सबकी आंखों के सामने है, सबकी नजरों के सामने है। तो वो अपनी इनकम ऐसे नहीं छुपाएंगे ना, उनको बताना ही पड़ेगा कितना पैसा आ रहा है वहां पे। मैम एक और डाउट। हाँ पूछो। मैम जैसे कि मैं गया कसिनो में, मैं कैश लेके गया और मैं जीत के आया, लेकिन मैंने शो ही नहीं करा। देखो ये, अच्छा एक बात बताओ, ये जीएसटी तो आप नया नया पढ़ रहे हो, इनकम टैक्स पढ़ते हैं, आपको बहुत टाइम हो गया। मैं एक छोटी सी बात आपको पूछती हूँ कि आपने एक बाइक चुरा ली कहीं से, है ना, ऐसे, हाँ एग्जाम्पल है, आपने एक बाइक चुरा ली कहीं से, ठीक है। वो बाइक चुरा के आपने दिल्ली के चोर मार्केट में, है ना, दिल्ली में चोर बाजार है, दिल्ली के चोर बाजार में बेच दी, और उस बाइक से आपको 40,000 रुपए मिल गए, अपनी पॉकेट में आपने रख लिए और घर आ गए और चुपचाप अपने घर में आके सो गए। किसी को पता है आपने एक बाइक चुराई, चोर बाजार में बेची, 40,000 रुपए कमाए? पता है क्या केशव? किसी नहीं पता। जो चीज किसी को पता ही नहीं है उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा क्या? नो मैम। लेकिन इनकम टैक्स लॉ आपको पढ़ाते समय में क्या सिखाता है? ये सिखाता है चोरी से चोरी कर लो, फिर चोर बाजार में बेच दो और पैसा लाके अपने पॉकेट में रख लो। नहीं, वो क्या सिखाता है? इसको है ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखा दो। तो कानून क्या कहता है कि जो कुछ आप कमा रहे हो, अगर आप उसको अकाउंट फॉर करते हो, शो करते हो, तो उस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। कभी भी आप देखिए, आप दवाइयों की दुकान पे जाते हैं, याद है वो एक सफेद सी पर्ची पे ऐसे पता नहीं क्या गोल मोटल करके लिख देता है, ठीक है। कारण उस कमाई को वो रिकॉर्ड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, रिकॉर्ड नहीं कर रहा, यानी उस पे वो जीएसटी नहीं देना चाहता। आप अपने जनता स्टोर वाले सेंटर पे जब पढ़ा करते थे, वो नीचे कितनी पेटीज खाई है, बहुत खाई है, ठीक है। क्या अमूल वाले अंकल आपको बिल बना के देते थे? नहीं बना के देते थे। क्यों? उस पेटीज की कमाई को वो अकाउंट फॉर करना ही नहीं चाहते। तो जिस कमाई को आप अकाउंट फॉर करना नहीं चाहते उसे क्या कहते हैं? 2 नंबर का पैसा। और 2 नंबर के पैसे पे कोई टैक्स नहीं देना चाहता जब तक कि आपको पकड़ न लिया जाए, ठीक है केशव। तो शो करोगे वही उसी पे टैक्स देना पड़ेगा ना। जो चीज आप छुपा रहे हो और पकड़े भी नहीं जा रहे हो, तो फिर तो बच गए, बच के निकल गए, है ना। जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक, अगर मर्डर, फांसी कब होगी? हाँ, और जब तक बच के निकल गए तब तक आजाद पंछी हो, कोई नहीं पकड़ेगा, ठीक है। और केशव और कुछ? मैम अब क्लियर हो गया। अच्छा ठीक है। चलो चलो, ओके ओके। कोई देखिए, डाउट पूछते रहिया करिए। आप डाउट पूछेंगे तो मुझे भी लगेगा आप क्लास में हैं। इन फेस टू फेस वालों को तो मैं देख रही हूँ, ऑनलाइन वाले जाग रहे हैं, इसी का मतलब है कि वो पूछ रहे हैं तो जाग रहे हैं। चलो गुड। हाँ, लास्ट एक्टिविटी हमारे बिजनेस की, सुना है सरकारी काम, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत सारे काम करती है। सुना है घर में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने आते हैं,
पैसा लेते हैं? नहीं, पैसा नहीं लेते। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का नाम सुना है? भारतीय Yes, डाक ma'am. विभाग, ठीक है। अगर Yes, ma'am. उनके समय के बाद चले जाओ तो मना कर देते हैं कि कल आना, ठीक। हाँ ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है या नहीं है ना? सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब मोदी जी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है। अगर मैं इंडियन रेलवेज की बात करूं तो वो क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अगर मैं पीडब्ल्यूडी की बात करूं तो स्टेट गवर्नमेंट। अगर मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की बात करूं तो वो क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सरकारी विभाग इज इक्वल्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास गए मिस्टर बबलू, और मिस्टर बबलू को क्या करना है? स्पीड पोस्ट लगवानी है, ठीक है। फ्री में लगाते हैं स्पीड पोस्ट? नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने मिस्टर बबलू को क्या दिया? कोई माल बेचा या सर्विस दी? स्पीड पोस्ट की। और उसके बदले में क्या लिया? कंसीडरेशन। मान लो कंसीडरेशन है 100 रुपए, मान लो कंसीडरेशन है 100 रुपए। ये स्पीड पोस्ट के चार्जेस हैं। ये इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जो काम किया उसे मैं कह दूं क्या? इट इज एक्टिविटी अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कह दूं क्या? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की गई एक एक्टिविटी है, ठीक है। इस एक्टिविटी पे सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है? कंसीडरेशन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है? बिजनेस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को भी इस स्पीड पोस्ट के बदले में लिए गए कंसीडरेशन पे क्या पे करना पड़ेगा? जीएसटी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चोर चोर मौसेरे भाई देखो हम जीएसटी डिपार्टमेंट वाले और तुम डिपार्टमेंट पोस्ट, एक ही तो बात है। सरकारी पैसा इधर से लो इधर दो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी अगर कोई एक्टिविटी कंसीडरेशन के बदले में करती है, ठीक है, तो वो भी क्या मानते हैं? बिजनेस। उसको भी क्या माना जाता है? बिजनेस, जब तक कि स्पेसिफिक छूट न दे दी जाए, ठीक है। पढ़िए, आइए और एग्जाम्पल लिख लीजिए। सर्विसेज ऑफ स्पीड पोस्ट बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इसके अलावा भी बहुत सारे काम गवर्नमेंट करती है, लोकल अथॉरिटीज करती हैं, वो सब बिजनेस की डेफिनेशन। स्टाम्प ड्यूटी पे लगता है जीएसटी? स्टैंप ड्यूटी जीएसटी के दायरे में आती ही नहीं है मैम। कंसिडरेशन तो हो रहा है मैम, अपने ले रहे हैं उससे। स्टैंप ड्यूटी गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया एक टैक्स है जो कि स्टैंप ड्यूटी एक्ट के तहत लगता है, और उसको उन 17 मल्टीपल टैक्सेस में जीएसटी में सब्ज्यूम नहीं किया गया है। तो स्टैंप ड्यूटी इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है ना दिव्यांशु? ओके मैम। हाँ, वो अलग तरीके का टैक्स है जो कि जीएसटी के दायरे में नहीं आता। चलिए अब एक दो बातें आप नोट करिए, जहां पे आपकी बिजनेस की डेफिनेशन है नोट्स में, इसी पेज में नीचे नोट कर लीजिए। या आप लोगों ने जब स्टार्ट क्लास की थी ऑनलाइन वाले जो हैं, और एक सेपरेट नोटबुक बनाई थी क्या? हाँ ना, उसी में नोट करिए वहीं पे। 2 सबसेक्शन 17 बिजनेस, और उसके नीचे लिखिए ये इनकी 5-6 क्लासें हो चुकी है पहले, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, तुम कोई बात नहीं। 2 सबसेक्शन 17 है ना, लिखिए बिजनेस इंक्लूड्स, ऐसा बुलेट मार्क कर करके लिखते जाइएगा, even a single transaction दूसरा ओकेजनल ट्रेड
जैसे एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट अगर अपने ऑफिस की रद्दी बेचे, कितनी बार बेचेगा साल में? 1 बार, 2 बार, 3 बार, वो भी क्या माना जाएगा? बिजनेस। यानी उस रद्दी बेच के जो कमाएगा ना, उस पे भी जीएसटी देना पड़ेगा। केशव, शर्त है उस, हाँ, उसको अकाउंट फॉर वो करे, शो उसको करे दिखाए, तो ही ना। हाँ, उसको दिखाए बुक्स में कि मैंने रद्दी बेच के 300 रुपए कमाए। ठीक, चलिए अगला बुलेट लिखिए, ओकेजनल ट्रेड। ओकेजनल ट्रेड और वन टाइम ट्रेड। ओकेजनल ट्रेड और वन टाइम ट्रेड। तीसरा बुलेट लिखिए, आवाज आ रही है? पड़ोस की आ रही है। एनीथिंग डन, थर्ड बुलेट लिखिएगा, एनीथिंग डन in relation to business, anything done in relation to business while carrying out business, while carrying out business or simply any activity, or simply any activity against consideration, against consideration। ठीक है, एक बार फर्स्ट बुलेट रिपीट कर दोगे क्या? सिंगल ट्रांजैक्शन था, सिंगल ट्रांजैक्शन, दूसरा था ओकेजनल ट्रेड और वन टाइम ट्रेड, तीसरा था एनी एक्टिविटी डन इन रिलेशन टू बिजनेस व्हाइल कैरिंग आउट बिजनेस और सिंपली एनी एक्टिविटी अगेंस्ट कंसिडरेशन। ओके मैम। ठीक है, चलिए इसके नीचे 3 एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल, डीडीएलजे वाली सिमरन, देखा सबने डीडीएलजे? हाँ, कितनी बार देखी है? एक ही बार देखी है? अच्छा, कोई बात नहीं। सिमरन buys a car for his personal use and after a year sell to a car dealer। ठीक है, ये एक्टिविटी हम क्या बोलेंगे? नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, क्योंकि ये क्या बेच रहे हैं? पर्सनल कार बेच रहे हैं। पर्सनल कार बिजनेस की डेफिनेशन में कवर नहीं होगी। कारण देखिए, आप जैसे मैंने आप लोग उस दिन क्लास में नहीं थे, उसके लिए बता रही हूँ। से फॉर एग्जांपल, आप एक घर में एसी खरीद के लेके आते हैं, आप एक घर में वैक्यूम क्लीनर खरीद के लेके आते हैं, आप कभी उसकी बिजनेस में अकाउंटिंग करते हैं क्या? क्या बिजनेस, मान लीजिए ये आपका पर्सनल खर्चा, ये बिजनेस का खर्चा, बिजनेस की बैलेंस शीट को पता है क्या कि घर में कितने एसी लगे हैं, कितने वैक्यूम क्लीनर है? नहीं। तो घर में लगी हुई चीज को बेचेंगे तो वो बिजनेस नहीं है। लेकिन जिस खर्चे को, जिस इनकम को आपने बिजनेस की बैलेंस शीट P&L में अकाउंट फॉर किया है, वो क्या है? आपका बिजनेस, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। दूसरा एग्जांपल, हाँ, अगर आपने फर्नीचर खरीदा घर के लिए, ठीक है, लेकिन आपने अगर उसको बिजनेस की बैलेंस शीट में शो कर दिया तो उसको बेचोगे तो क्या माना जाएगा? इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, वो एक्टिविटी के अगेंस्ट में कंसीडरेशन होना चाहिए। जब आप कैश विड्रॉ करते हैं तो क्या वो कैश किसी गुड्स या सर्विसेज देने के बदले में विड्रॉ कर रहे हैं? नहीं, तो फिर पैरामीटर पूरे नहीं हुए ना, पैरामीटर पूरे नहीं हुए ना। कंसीडरेशन किसके बदले में होना चाहिए? गुड्स या सर्विसेज के बदले में होना चाहिए। ठीक है, सलमान खान, सलमान खान एक फेमस एक्टर है, सब जानते हैं ना, वो पेंटिंग करते हैं। सलमान खान का काम है एक्टिंग करना, पेंटिंग करना नहीं, एक्टिंग करना। ओकेजनली कभी कभी शौकिया पेंटिंग भी कर लेते हैं। पेंटिंग करके एग्जीबिशन लगाएंगे, ठीक है, उनकी पेंटिंग कितने में बिकेगी? 10-20 रुपए में।
नहीं 1 करोड़ में बिकेगी, दो कटरीना कैफ जाएंगी पेंटिंग खरीदने, हमारे आपके जैसे लोग तो जा ही नहीं सकते वहां पे। हाँ, तो सेलिब्रिटी की पेंटिंग सेलिब्रिटीज खरीदेंगे, उनके लिए 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है। आज हम पेंटिंग बना के एग्जीबिशन लगा दें, 100 रुपए ये बोलेंगे ना, अमोल बोलेंगे ठीक है 50 रुपए बहुत है, 60 रुपए में ले लेता हूं बस, ठीक है। तो सलमान खान का मेन काम क्या है? एक्टिंग करना, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? बीइंग अ सेलिब्रिटी उन पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगा रहे हैं, तो उसके बदले में जो वो कमाएंगे और उसको अकाउंट फॉर करेंगे, तो वो उनका क्या माना जाएगा? बिजनेस। देखिए जैसे आज मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है, मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरा मेन काम है प्रैक्टिस करना, मैं पढ़ाती हूँ, तो प्रैक्टिस मेरा मेन काम है, वो भी मेरा बिजनेस है, मैं पढ़ाऊंगी ये भी मेरा बिजनेस है। मान लीजिए शौकिया मैं भी पेंटिंग करने लग जाती हूँ, उस पेंटिंग को मैं बेचूं, किसी को कुछ भी ना बताऊं, तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर उसको मैंने अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की तरह बुक्स में अकाउंट फॉर कर लिया, तो फिर क्या देना पड़ेगा? जीएसटी देना पड़ेगा। तो सलमान खान बच नहीं सकते। अगर सलमान खान पेंटिंग की एग्जीबिशन लगाएंगे ना, तो फिर पता है कि 1 करोड़ में कटरीना कैफ लेके जा रही है, तो फिर कमाई पे जीएसटी देना पड़ेगा। ये सेकंड एग्जाम्पल को पढ़ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कुछ पूछना चाहता है कोई? नो मैम। चलिए आज की लास्ट बात, आप लोगों में से कोई फ्लैट में रहता है? फ्लैट एक अपार्टमेंट मल्टी स्टोरी कल्चर होता है, ठीक है? यस मैम, मैं रहते हैं, होता है ना, रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी बनी रहती है ना, वो जो कम्युनिटी हॉल मैनेज करते हैं, आपका बर्थडे हुआ तो उनसे बात करनी पड़ेगी, ठीक है, कार पार्किंग, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी चली गई, नल खराब हो गया, वो सब रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी मैनेज करती है, ठीक है। आपको उस रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी का क्या बनना पड़ता है? मेंबर। हर फैमिली उसकी मेंबर होती है, वो फ्री में करते हैं आपके लिए ये सब काम? नो मैम, मेंबरशिप फी लेते हैं। तो वो रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी भी क्या करती हुई मानी जाएगी? बिजनेस, क्योंकि वो अपने मेंबर्स से मेंबरशिप फी लेके ये सब सर्विस दे रही है, तो वो भी क्या कर रही है? बिजनेस कर रही है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।